फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे किसान आंदोलन, डिजिटल किसान और डिजिटल कार्यकर्ता के बारे में। लंबे समय के बाद फेसबुक लाइव में आप लोगों से मुलाकात हो रही है मेरी। नवरात्रियों के पहले पूरा सिलसिला चला हुआ था, नवरात्रियों के आने के जस्ट साथ ही वो सिलसिला टूट गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सिलसिला बना रहेगा। हम सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन चल रहा है और ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन की प्रकृति अब तक जितने भी किसान आंदोलन हुए उनसे गुणात्मक तौर पर भिन्न है। इस अर्थ में भिन्न है कि ये जो किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन में यहां वामपंथियों की किसान सभाएं शामिल हैं, इसमें बाकी दूसरे भी संगठन जो किसानों के संगठन वो भी शामिल हैं। तकरीबन 40 से ज्यादा किसान संगठन इसमें शामिल हैं। संयोग की बात है कि इस किसान आंदोलन की शुरुआत ये जो 3 किसान बिल आए, जो कि 5 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 प्रस्ताव अध्यादेश के तौर पर जारी किए और ये जून से ही पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात से अभी तक सहमत नहीं हैं कि किसानों को आंदोलन करना चाहिए। वे लोग क्यों सहमत नहीं है, ये कारण वो नहीं बताते। खासतौर पर सोशल मीडिया में एक अच्छा खासा वर्ग है जो कि अभी भी बहुत एग्रेसिवली किसानों के खिलाफ कैंपेन कर रहा है। उसमें मिडिल क्लास के लोग सबसे आगे हैं और ये अपने आप में चिंता की चीज है। थोड़ा सा ठहर के हम लोग इस बात पर सोचें कि ये किसान आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी। पहली चीज, ये किसान आंदोलन किसान अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, ये उनके ऊपर थोपा गया है, ये मजबूर किया गया है कि वे आंदोलन करें। अगर ये किसान विरोधी जो 3 कानून अगर केंद्र सरकार न लाती तो ये आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। नोटबंदी के समय किसानों ने आंदोलन नहीं किया, जीएसटी के समय किसानों ने आंदोलन नहीं किया, इवन यहां तक कि कोरोना पीरियड में जो पूरी की पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, इसमें किसानों का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उस समय भी किसानों ने आंदोलन नहीं किया। लेकिन जब कोरोना पीरियड में केंद्र सरकार ने बिना किसी से राय किए, बिना किसी से राय का मतलब यह है कि उसमें बीजेपी भी शामिल है, हमें भाजपा के कार्यकर्ताओं से यह पूछना चाहिए कि भाजपा ने क्या कभी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुला के इन किसान ऑर्डिनेंस को लाए जाने के पहले कोई समीक्षा या कोई धारणा बनाई थी। भाजपा ने कोई चर्चा नहीं की अपने यहां, भाजपा की कोई किसी भी स्तर की कमेटी में चर्चा नहीं हुई, सीधे मंत्रिमंडल में प्रस्ताव आया। ये जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसकी जो कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली की ब्यूटी है कि वहां पार्टी से ऊपर है मंत्रिमंडल। ये किसान संबंधी परिवर्तन आएंगे, इसका जिक्र बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी नहीं है जो इलेक्शन में दिया गया था।
किसी भी राज्य में बीजेपी ने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र नहीं किया। यहां तक कि लोकसभा के चुनाव के समय भी बीजेपी के किसी भी नेता ने इन कानूनों की संभावना के बारे में जिक्र नहीं किया। इवन इवन एनडीए की मीटिंग बुला के भी उसमें बात नहीं की गई। सीधे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव रखे गए और कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव ऑर्डिनेंस के तौर पर तैयार करके जारी कर दिए गए 5 जून 2020 को। 5 जून 2020 को जब यह प्रस्ताव जारी किए गए तो उसके तत्काल बाद पंजाब के किसानों ने सबसे पहले इसका प्रतिवाद किया। सबसे पहले वामपंथी दलों ने, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरे दलों ने मिलकर सबसे पहले इसका प्रतिवाद किया कि ये जो ऑर्डिनेंस जारी किए गए ये किसान विरोधी ऑर्डिनेंस हैं। लेकिन सरकार ने किसी भी किस्म की आलोचना पर ध्यान नहीं दिया। किसानों को शौक नहीं है आंदोलन करने का। वो अपने पूरी खेती किसानी सबको दांव पर लगा के, अपने पूरे परिवार, उनका रहन सहन, खान पान सबको दांव पे लगा के, आज स्थिति यह है कि दिल्ली और उसके आसपास के जितने भी रास्ते हैं जो कि दूसरे राज्यों से दिल्ली को जोड़ते हैं, उन रास्तों पर तकरीबन 1.5 लाख से अधिक किसान धरना दिए बैठे हुए हैं। 10 दिन हो चुके हैं। और सबसे शर्मनाक चीज यह है कि इतनी बड़ी संख्या में किसान धरना देकर बैठे हुए हैं, लेकिन नेशनल मीडिया में, खासतौर पर अखबारों में, रेडियो में, टेलीविजन में यह प्रमुख कवरेज नहीं है। किसानों की मांगे, किसानों की चिंताएं प्रमुख कवरेज नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई पिछले 6 साल से, एक खास तरह का पैटर्न मीडिया ने, एक खास तरह की आदत मीडिया ने डेवलप की है कि मीडिया में सिर्फ वही चीज पेश की जाती है जो कि नरेंद्र मोदी को पसंद आए। नरेंद्र मोदी को चूंकि ये आंदोलन पसंद नहीं है तो अब इसका कवरेज नहीं आएगा। जिन लोगों को यह भरोसा था कि नरेंद्र मोदी बहुत लोकतांत्रिक किस्म के व्यक्ति हैं, उनके भरोसे को सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने तोड़ा, क्योंकि उन लोगों ने वोट दिया था उनको। ये जो आज किसान बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं, इन किसानों में से भी बड़ी संख्या में किसानों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। 2014 में दिया, 2019 में दिया। नरेंद्र मोदी की जो पूरी की पूरी कार्य प्रणाली है, जो कि अब तक पर्दे के पीछे छिपी हुई थी, वो कार्य प्रणाली एकदम एक्सपोज हो चुकी है। 5 जून को ये प्रस्ताव पास किए गए, ऑर्डिनेंस के तौर पर जारी किए गए 3 किसान विरोधी प्रस्ताव, और 14 सितंबर को ये पार्लियामेंट में पेश किए गए। इस बीच में ऐसा नहीं किसानों ने कुछ नहीं किया। मैं उसकी चर्चा थोड़ी देर बाद करूंगा मैं, क्योंकि अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को क्रोनोलॉजी बहुत पसंद है। जाहिर है क्रोनोलॉजी में चीजें देखी जानी चाहिए। क्या पहली बार किसान आंदोलन कर रहे हैं यहां? जी नहीं, जून से ही वे आंदोलन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब पार्लियामेंट में इन तीनों बिलों को पेश किया, जो ऑर्डिनेंस थे उनको बिल के तौर पर पेश किया, तो विपक्ष ने जो सुझाव दिए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनमें से कोई सुझाव नहीं माना। यहां तक कि ये तीनों के तीनों बिल संसदीय प्रवर समिति को भेज दिए जाएं और वह फाइनल करके इन्हें संसद के सामने पेश करें। नरेंद्र मोदी ने एक नई स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग शुरू की, जो कि पहले कभी नहीं थी। पहले बहुत रेयर केस में होता था कि कुछ प्रस्ताव बिना संसदीय समिति के समीक्षा के, प्रवर समिति जो संसद की है डिफरेंट डिपार्टमेंट को लेकर, उनके पास वे प्रस्ताव जाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 6 साल में
जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं वो सारे के सारे निर्णय सीधे संसद में पेश किए गए और संसद में ही लिए गए। संसदीय परंपरा में ये अपने आप में मनमाने ढंग से कार्य करने का एक विलक्षण तरीका था। नोटबंदी का निर्णय ऐसे ही लिया गया, जीएसटी का निर्णय ऐसे ही लिया गया, और ये किसान के बिल पर तीनों जो ऑर्डिनेंस थे इनको कानून बनाने के लिए जो बिल पेश किए गए उसका भी निर्णय ऐसे ही लिया गया। अगर संसदीय समिति में विचार होता, प्रवर समिति में, तो स्थिति ये नहीं होती जो आज है, क्योंकि संसदीय प्रवर समिति में विचार करते समय एक एक पहलू पर विचार किया जाता है और उसमें एक चीज बेसिक ध्यान में रहती है कि कहीं जो उपलब्ध अधिकार हैं जनता के या उस सेक्शन के, जिस सेक्शन के लिए बिल लाया जा रहा है, उसके उपलब्ध अधिकारों में कोई कटौती तो नहीं हो रही। संसद की मंजूरी से जो अब तक जो कानून बने हैं और उन कानूनों के बारे में जब कोई आपत्ति नहीं आई तो उनके साथ में कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं है। लेकिन संसदीय प्रवर समिति को इन कानूनों के बारे में विचार करने का मौका ही नहीं दिया गया। अब यह सरकार, जिसने कि सितंबर में यह कानून संसद से पास करा लिए और 27 सितंबर को ही राष्ट्रपति ने इनको मंजूरी दे दी। यह अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है ये कि राष्ट्रपति ने इतनी जल्दी मंजूरी दे दी कि हम सोच ही नहीं सकते, किसी को प्रतिवाद का मौका नहीं मिले, कोई राष्ट्रपति से मिल ना सके। विपक्ष की बात सुनेंगे नहीं, अखबारों में, मीडिया में कहीं कोई चीज आने नहीं देंगे। ये एकदम जिसे कहें कि दम घोंटू वातावरण है। इस तरह के दम घोंटू वातावरण से निकलने का आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि फासिज्म वही नहीं होता जिसमें कि संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं वो डायरेक्ट ऑर्डिनेंस निकाल के छीन लिए जाएं। नए किस्म के जो दम घोंटू वातावरण को बनाने के जो हथकंडे विभिन्न शासकों ने अपनाए हैं, उनमें एक हथकंडा यह भी है कि उपलब्ध जो कानून है वे रहें लेकिन वे पंक्चर कर दिए जाएं। और ये उपलब्ध कानूनों को पंक्चर करके उपलब्ध जो संसदीय व्यवस्था के जो नियम हैं, पद्धतियां हैं, आचार व्यवहार हैं, उन्हें पंक्चर करके काम किया जाए। हम सब लोग जानते हैं कोरोना पीरियड एक इमरजेंसी पीरियड है, लेकिन इमरजेंसी का मतलब यह नहीं कि आप तमाम नीतिगत फैसले प्रशासनिक आदेश के जरिए लें। इस बीच में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से मेजर पॉलिसी डिसीजन वो अध्यादेश के जरिए, प्रशासनिक आदेशों के जरिए लिए हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि जनता के प्रति कितनी संवेदनहीन ये सरकार है। 10 महीने होने को आए, सारे देश में नॉर्मली अभी ट्रेन नहीं चली। क्यों नहीं चली? प्रधानमंत्री चल सकते हैं, एमपी चल सकते हैं, एमएलए चल सकते हैं, सारी जगह मीटिंगें हो सकती हैं, पब्लिक मीटिंगें हो सकती हैं, मंदिर खुल सकते हैं, बाजार चल सकते हैं, ट्रेन क्यों नहीं चल सकती? क्या दिक्कत है ट्रेन चलने में? किसका इंतजार किया जा रहा है ट्रेन के लिए? कोई तो बात है। हां, एक चीज है जो घट रही है, रेलवे का पूरी तरह से निजीकरण करने की प्रक्रिया चल रही है। नई निजी रेल लॉन्च की गई, लेकिन नॉर्मल जो ट्रेन है वो अभी तक चालू नहीं की गई। तो संयोग की बात थी कि वो ट्रेन फ्लॉप कर गई, तेजस एक्सप्रेस। तो आज साधारण आदमी तो इसके कंसर्न में ही नहीं है सरकार के। ये तो अब कोरोना ने एकदम बहुत ही जिसे कहें ठोस रूप में हमारे सामने चीज पेश की है। जो पहली चीज मैं रखना चाहता हूं वो ये कि ये मोदी सरकार जिस वायदे को करके आई थी
सबका साथ सबका विकास, इसके एकदम उलट। अगर सबका साथ सबका विकास ये स्लोगन व्यवहार में है तो पूछा जाना चाहिए कि 3 किसान विरोधी कानून बनाने के पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत के किस किसान संगठन से सलाह की? किसी भी किसान संगठन से सलाह नहीं की। रेलवे के निजीकरण करने के लिए रेलवे की यूनियन और दूसरे लोगों से कोई सलाह नहीं की, संसद से भी नहीं पूछा कि हम निजीकरण करें कि न करें। उसी तरह बैंकों का जो मर्जर करके जो 5 बैंक बनाई गई, उससे संबंधित प्रस्ताव को भी संसदीय प्रवर समिति के सामने नहीं भेजा गया, सीधे संसद से प्रस्ताव पास करके उसे पास कर दिया गया। तो एक नई कार्य पद्धति नरेंद्र मोदी की सरकार ने विकसित की है, जिसका कि अब तक चली आ रही जो परंपराएं थी संसदीय गणतंत्र की, संसदीय कार्य प्रणाली की, उन परंपराओं का वो निषेध करते हैं। सिर्फ सिंबॉलिकली संसद में प्रस्ताव पास करके, संसद में प्रस्ताव पेश करके वे अपने काम की तीसरी कर लेना चाहते हैं, जबकि हम सब लोग जानते हैं कि संसद में निमित्त मात्र के लिए बहस होती है। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, हमेशा कोई भी कानून संसदीय प्रवर समिति में सबसे ज्यादा डिटेल्स में घंटों के, दिनों की बहस के बाद अंतिम रूप से तैयार होता है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे सांसदों की, सभी सांसदों की चेतना का स्तर कितना ऊंचा है, हम लोगों को मालूम है। और संसदीय समिति में जब हम बैठते हैं तो संसदीय समिति के अंदर दूसरे सब्जेक्ट के लोग भी रहते हैं, जो मंत्रालय से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो तमाम पेचीदगी रखते हैं सामने। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उस सरकार ने जो कार्य प्रणाली एडॉप्ट की, उस कार्य प्रणाली का जो सबसे सैड पार्ट है, जो सबसे बुरा पक्ष है, वो ये कि उसने संसदीय गणतंत्र को एकदम थोक तंत्र में बदल दिया है। अब लोकशाही नहीं है, अब थोकशाही है, जिसे मराठी में कहते हैं। हमारे हिंदी में एक बहुत ही फेमस पोएट हुए नागार्जुन। सो नागार्जुन ने एक जमाने में एक कविता लिखी थी। वो कविता लिखी गई थी बंगाल के सेमी फासिस्ट टेरर को दिमाग में रखते हुए, 72-77 के बीच में जो था। उसकी एक पंक्ति है, वो चीज नरेंद्र मोदी पर भी घटती है। वो पंक्ति ये है, इसके लिए संसद फंसद सब फिजूल है, इसके लिए संविधान कागजी फूल है। तो नरेंद्र मोदी ने जो कुल मिलाके जो वातावरण पैदा किया है, वो ये कि हम संसदीय परंपराओं को नहीं मानेंगे, हम संसदीय गणतंत्र को नहीं मानेंगे, हम संविधान की व्यवहार में कोई भी धारणा को हम नहीं मानेंगे। लेकिन संविधान की शपथ खाते हैं। अब इसका एक दूसरा पक्ष है, यानी किसान आंदोलन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो क्या है? किसान आंदोलन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, ये जीवन मरण का प्रश्न है, और पूरे लोकतंत्र के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। किसान अगर हारते हैं, किसानों की मांग अगर नहीं मानी जाती है, तो आप तय मानिए कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र फिर नहीं चलेगा। ये टेस्ट है। जिस तरह से नागरिकता कानून को और उस पर चले हुए आंदोलन को कुचला गया, अभी ये पूरी कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए और इसे कुचला जाए। तो जरूरत इस बात की है कि किसान आंदोलन का पूरे देश में बड़े पैमाने पर विकास किया जाए और ज्यादा लोगों की शिरकत को सुनिश्चित बनाया जाए। दूसरी चीज यह कि ये जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन क्लास पर्सपेक्टिव से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के क्वेश्चन को केंद्र में रख के ये, और अब तक जो उपलब्ध अधिकार हैं उन्हें बचाने को केंद्र में रख के ये आंदोलन चल रहा है। ये कम्युनिस्टों का आंदोलन नहीं है,
कम्युनिस्ट इसमें हिस्सेदार हैं। किसान सभाएं जो कम्युनिस्ट पार्टियों के तहत काम करती हैं, सीपीएम के, सीपीआई के तहत, नक्सलों के जो ग्रुप्स हैं उनके तहत जो किसान सभाएं काम करती रही हैं, वे भी इसका हिस्सा हैं। लेकिन इसमें और दूसरे लोग भी हैं। और इस किसान आंदोलन का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वो ये कि ये जो 3 किसान विरोधी बिल संसद में पास करके कानून बनाया गया, इन बिलों को रद्द किया जाए। ये उसका बुनियादी लक्ष्य है। उसका दूसरा लक्ष्य यह है कि ये जो बाजार में जो पूंजीपति हैं उनके लिए जो ये सुविधा सरकार ने मुहैया कराई है कि वो अब जितना चाहें सामान खरीद सकते हैं और उसका भंडारण कर सकते हैं। अब तक एक लिमिट फिक्स थी कि एक लिमिट से ज्यादा आप सामान का भंडारण नहीं कर सकते, गोदाम में भर के नहीं रख सकते। लेकिन अब कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। तो हालत क्या है? हालत यह है कि हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में हजारों एकड़ जमीन अंबानी और अदानी ने खरीदी, हजारों एकड़ जमीन। मैं जहां मथुरा में रहता हूं उसमें भी 100 एकड़ जमीन रिलायंस ग्रुप खरीद चुका है। इसका मतलब यह है कि इसकी जो परिकल्पना है वो लंबे समय से चल रही है। कोरोना पीरियड ने तो इसे एक मौका दिया कि इस ऑर्डिनेंस और फिर कानून बना के इंप्लीमेंट करने का। तो पहली चीज वो ये कि ये तीनों कानून हर हालत में रद्द होने चाहिए। दूसरी चीज, इस किसान आंदोलन की जो अवेयरनेस है वो यहां तक जानी चाहिए कि ये जो बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद फरोख्त कॉर्पोरेट घरानों ने की है, कैसे की है? सोनीपत के पास में एक इलाका है जहां के अदानी ग्रुप ने 100 एकड़ जमीन खरीद ली। शुरू में किसानों से कहा गया कि यहां पर रेल का कारखाना बनेगा। मैंने अपने फेसबुक पेज पर वो वीडियो शेयर किया है। वहां पर कोई रेल का कारखाना बनने नहीं जा रहा है। खाली रेल की पटरी डलेगी जिससे कि माल ढुलाई होके वहां पर बड़े बड़े गोदाम बनाए जाएंगे जिसमें कि माल पड़ा रहेगा। तो विभिन्न इलाकों में ऑलरेडी कॉर्पोरेट हाउसेस ने बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी है। अब आप सोचिए, एक तरफ तो हम लोग लंबे समय तक से जमींदारी उन्मूलन के लिए हम लड़ते रहे और बड़ी मुश्किल से तेलंगाना स्ट्रगल के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद, तेलंगाना किसान आंदोलन की कुर्बानी के बाद बड़े पैमाने पर जमींदारी उन्मूलन कानून बना। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक झटके में एक नई स्थिति पैदा की और यह स्थिति कि पिछले दिनों में कई कॉर्पोरेट हाउसेस ने भंडारण के नाम पर बड़ी संख्या में जमीन खरीदी है। तो दूसरी मेरी समझ यह है कि किसान आंदोलन की यह चुनौती है कि ये जो जमीन की जो खरीद फरोख्त हुई है और जो अभी भी जारी है, इस खरीद फरोख्त को रोका जाना चाहिए। इसमें तमाम कृषि की उपज से जुड़ी हुई जमीन चली गई है। ऐसी भी जमीन चली गई है जहां के एक एक, दो दो, तीन तीन फसल होती थी। इसलिए ये विचारणीय प्रश्न है कि ये किसान बिल तो है ही, किसानों की एक मांग और भी है जिसकी वजह से ये आंदोलन थोड़ा सा और ज्यादा तेज हुआ। वो ये कि ये जो पराली जो इस बीच में जलाई जाती है और जिसका धुआं होता है, उस धुएं से बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। तो हमारे यहां पराली से कैसे किसान निपटे, उसको कैसे ठिकाने लगाए, इसकी तो कोई व्यवस्था है नहीं। लेकिन किसान के ऊपर जुर्माने और फाइन थोप दिए गए। 15,000 से अधिक किसानों के ऊपर जुर्माने और फाइन पंजाब और हरियाणा में किए गए और बड़ा एंगर है लोगों में। तमाम किस्म के झूठे केस बनाए गए उनके ऊपर।
तो ये जो पराली से जुड़े हुए जो केस हैं वे केस भी वापस लिए जाएं, और इस आंदोलन के दौरान जो केस बनाए गए हैं वे केस भी वापस लिए जाएं। अब एक दूसरा पहलू है इसका जो कि इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, वो पहलू ये है कि जब हम ऑल इंडिया लेवल की बात करते हैं तो ऑल इंडिया लेवल पर बात करते समय ये एक चुनौती है हम सब लोगों के लिए कि ऑल इंडिया लेवल पर किसान आंदोलन की प्रकृति एक जैसी नहीं है, किसानों के संगठन भी एक जैसे नहीं है। मसलन बंगाल में भारतीय किसान यूनियन नहीं है, वहां वामपंथियों की किसान सभाएं हैं, हर गांव में किसान सभाएं, और वो गांव में किसान सभाएं जो पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से लगातार आंदोलन कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, धरने कर रही हैं और किसानों को शिक्षित कर रही हैं। हम सब लोग जानते हैं कि वहां पर भी किसानों के सामने एक समस्या है कि वहां चावल बड़े पैमाने पर पैदा होता है और आलू पैदा होता है, और चावल और आलू की उपज का सही दाम किसानों को नहीं मिल पाता। यह अच्छी बात है कि इस बिल को लेकर वामपंथी एक्टिव हैं और वे आगामी 16 तारीख को राजभवन के लिए मार्च करेंगे। अभी निर्भर करता है कि वो कितना मोबिलाइज कर पाते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वह हिस्टोरिकल मार्च होगा जो कि पहले बंगाल में कभी नहीं हुआ। हम सब लोग जानते हैं कि बंगाल में जिस तरह से लैंड रिफॉर्म बरगलार ऑपरेशन के जरिए लागू किया गया, वैसा लैंड रिफॉर्म पूरे देश में सिर्फ केरल में और केरल से पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर एससी, एसटी, अल्पसंख्यक इन लोगों को, स्त्रियां, इन लोगों को जमीन के कब्जे और मालिकाना हक दिए गए। तो बंगाल के अंदर उस तरह से बड़े किसान नहीं है, बड़ी जोत के किसान नहीं है। कहने का मतलब यह कि बंगाल में, केरल में या और दूसरे इलाकों में किसान आंदोलन एक जैसा नहीं है। अब एक अन्य पहलू है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, वो ये कि ये जो इंटरनेट युग में जब हम किसान आंदोलन पर बात कर रहे हैं तो किसान आंदोलन में ये एक नई चीज है। ये मीडिया में एकदम सेंसरशिप अघोषित तौर पर है कि किसान आंदोलन का कवरेज मिनिमम किया जाए, न किया जाए तो और भी अच्छा है। सिर्फ उस तरह से कवरेज दिया जाए जिससे कि सरकार खुश रहे, और ये अघोषित तौर पर ये प्रैक्टिस में ये चीज चल रही है। पिछले 2 महीने तक वे पंजाब में आंदोलन करते रहे, हरियाणा में आंदोलन करते रहे, उसका नेशनल कवरेज नहीं बना। यहां तक कि उन्होंने लंबे समय तक रेल रोको अभियान चलाया, लेकिन नेशनल कवरेज नहीं बना। यहां तक कि इंटरनेट कवरेज भी नहीं बना ठीक से। पहली बार जब वो दिल्ली की ओर मूव किया उन्होंने कि दिल्ली चलो, 25-26 नवंबर से जब वो दिल्ली चलो की तरफ मूव किया उन्होंने, तब तेजी से इंटरनेट पर कवरेज आना शुरू हुआ। यह आंदोलन इस अर्थ में विलक्षण है कि मीडिया में कवरेज नहीं है, लेकिन नीचे आंदोलन है और किसान एक्टिव है और वो पार्टिसिपेट कर रहा है। यह आंदोलन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें बड़ी संख्या में हरियाणा, पंजाब और दूसरे राज्यों के युवा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह आंदोलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि गांव में इन किसान बिलों को लेकर बड़े पैमाने पर लोगों की शिक्षा दीक्षा भी हुई है, लोगों को एजुकेट किया गया है। खासतौर पर पंजाब में लोगों ने जब ये ऑर्डिनेंस आए तो ऑर्डिनेंस के आते ही इनके पंजाबी में तर्जुमा कराए गए और वे बड़ी संख्या में बांटे गए और जगह जगह मीटिंग की गई, जलसे किए गए, समारोह किए गए। और वे जलसे समारोह किस तरह के थे, उसकी नेचर क्या थी, अगर आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कमाल है, इतनी चीजें घटी लेकिन कोई कवरेज नहीं आया। क्यों कवरेज नहीं आया?
6 जून से ही किसानों ने अपनी आपत्तियां बतानी शुरू की। आज पहली बार दिल्ली में आए हैं तो वो केंद्र सरकार से मिलने जा रहे हैं इसलिए नहीं। 6 जून से 5 जून को सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी किए और 6 जून से किसानों ने आपत्तियां दर्ज करनी शुरू की। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार को फुर्सत नहीं मिली कि किसानों की आपत्तियों पर ध्यान दे। नरेंद्र मोदी के स्टाइल है कि मुझे जो करना है मैं करूंगा, मैं किसी की सुनूंगा नहीं। और ये स्टाइल एकदम अधिनायकवादी नेताओं की स्टाइल है, जिसे हम लोग डिक्टेटर कहते हैं। नरेंद्र मोदी की जीवन शैली का एक हिस्सा है कि सामने समस्या होगी वो उस पर बात नहीं करेंगे, वो किसी गैर जरूरी चीज पर बात करेंगे। अब आप सोचिए, 1 लाख किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा, नरेंद्र मोदी उनसे अभी तक मिलने नहीं गए। वो दीपदान करने बनारस चले गए। नरेंद्र मोदी के घर से बॉर्डर मुश्किल से 20-25 किलोमीटर दूर है, जहां वो जाके किसानों को बोल सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन वो नहीं गए। 7 किसान मर चुके हैं धरना देते हुए अभी 10 दिन के अंदर। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने कोई दुख व्यक्त नहीं किया। इतने किसान बैठे हुए हैं रोड पर, किसकी जिम्मेदारी है उनके लिए सामान्य नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की? हमने कभी सोचा कि किसानों के लिए पानी कहां से आएगा? हमने कभी सोचा कि वो लेटरिन बाथरूम कहां करेंगे? आमतौर पर यह रिवाज रहा है कि राज्य सरकार या जहां पर भी आंदोलन हो रहा है वहां केंद्र सरकार, अगर दिल्ली में आंदोलन हो रहा है तो केंद्र सरकार ये तमाम किस्म की नागरिक सुविधाएं वो मुहैया कराती रही है। लेकिन अभी तक 10 दिन हो गए, ये किसान जो हिंदुस्तान के अन्नदाता हैं, ये आज 1 लाख से अधिक संख्या में बैठे हुए। पूरी दुनिया में इतनी बड़े पैमाने पर किसानों ने कभी धरना नहीं दिया जो अभी धरना दे रहे हैं किसान। भारत में भी कभी इतना बड़ा धरना नहीं हुआ। इस अर्थ में यह आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। अब हम थोड़ा सा इस आंदोलन के जो इंटरनेट से जुड़े हुए जो दायरे हैं और एरिया हैं उनकी तरफ हम आए और उनको देखें कि वो कैसे इसमें काम कर रहे हैं। मैं एक बहुत ही विनम्रता से एक चीज कहना चाहता हूं कि इंटरनेट में एक खास तरह की सक्रियता होती है और एक एक्टिविज्म होता है। हम लोग फेसबुक पर लिखते रहते हैं, ट्विटर पर लिखते रहते हैं, हम लोग ब्लॉग पर लिखते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जमीन पर काम करते रहते हैं। तो एक जमाना था कि जो जमीनी कार्यकर्ता था वो बहुत महत्वपूर्ण था, वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे किसान सभा के विभिन्न किसान संगठनों में काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो भी जी जान से काम करते हैं लोगों के बीच में, लेकिन प्रचार नहीं करते। इंटरनेट के आने के बाद में ये एक नई समस्या पैदा हुई। पहले यह था कि आंदोलन करते थे, प्रेस रिलीज दे दी, वो प्रेस अपने आप कवरेज करता था, अपनी छप जाती थी खबर। लेकिन अब अगर प्रेस में खबर नहीं छप रही है तो आप खबर को अपने प्रसारित करने की व्यवस्था कीजिए, और इंटरनेट ये एक संभावना पैदा करता है। तो उसने एक नए किस्म के एक्टिविज्म को और नए किस्म के एक्टिविस्ट को पैदा किया, जिसे हम लोग डिजिटल एक्टिविस्ट कहते हैं। ये कोइंसिडेंट है कि डिजिटल एक्टिविज्म का या डिजिटल एक्टिविस्ट की धारणा का जनतांत्रिक आंदोलन के लोगों ने कभी पहले इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जैसे कि हाल के वर्षों में वो कर रहे हैं। खासतौर पर पिछले 3 साल से ये स्थिति थोड़ी सी बदली है। अब तक क्या था कि अब तक यह था कि डिजिटल एक्टिविस्ट के नाम पर जो एक्टिविस्ट थे वे कौन थे? वे अधिकतर रिएक्शनरी पार्टीज के लोग थे। भाजपा का पूरा नेटवर्क, बीजेपी का साइबर सेल पूरा इसी में लगा हुआ है। तो अगर लोकतांत्रिक आंदोलन को मजबूत करना है तो डिजिटल डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट भी पैदा करने होंगे। अब खाली नीचे के एक्टिविज्म से काम चलने वाला नहीं है।
किसान आंदोलन करना है, किसान आंदोलन को सक्सेसफुल बनाना है, उसको प्रचारित करना है, तो डिजिटल किसान और डिजिटल किसान एक्टिविस्ट पैदा करना बेहद जरूरी है। अच्छी बात यह है कि इस बीच में बड़ी संख्या में लोगों ने इस बात को महसूस किया और डिजिटल एक्टिविस्ट और डिजिटल एक्टिविज्म पैदा हुआ है। हमने एक फॉर्म उसका डिजिटल एक्टिविज्म का देखा था जो कि पॉलिटिक्स में ट्रांसलेट हो गया, जिसे हम लोग अन्ना हजारे के आंदोलन के नाम से जानते हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन के केंद्र में कोई महत्वपूर्ण समस्या नहीं थी, एक एब्स्ट्रैक्ट समस्या थी, करप्शन, लोकपाल बिल। यहां ठोस समस्या है और ठोस समस्या से जुड़ा हुआ एक सामाजिक वर्ग है जिसे हम लोग किसान वर्ग के तौर पर जानते हैं। और ये किसान पैसिव नहीं है, एक्टिव है। लोकपाल बिल के आंदोलन में जो यंग लोग शामिल थे उनका लोकपाल से कोई लेना देना नहीं था। तो इस अर्थ में अन्ना हजारे का जो आंदोलन, जो कि पहला बड़ा आंदोलन था जिसने कि हिंदुस्तान को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया, उस आंदोलन में एक तरह का एक काल्पनिक वायवी एक्टिविज्म था जिसमें कि एक खास तरह की फीलिंग थी डेमोक्रेसी की, लेकिन उसका वास्तविकता से और वास्तव सवालों से कोई संबंध नहीं था। जिन लोगों ने अन्ना हजारे के आंदोलन में काम किया उन कार्यकर्ताओं से पूछिए कि लोकपाल कहां गया, उनका कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन किसान आंदोलन के बारे में अगर आप आज किसी भी किसान से पूछेंगे तो वो बताने को तैयार है। लगातार आप देखिए, साधारण से साधारण किसान भी कुछ ना कुछ बोल रहा है, वो शामिल है। 1 लाख किसान धरने पर बैठा हुआ है। जगह जगह से लोग अब आंदोलन के लिए निकल रहे हैं, जुलूस, धरने, तमाम किस्म की रैलियां ये हो रही हैं। तो ये आंदोलन पिछले जितने भी आंदोलन हुए हैं, खासतौर पर अन्ना हजारे वाला आंदोलन, उससे इस मायने में भिन्न है कि इस आंदोलन को एक्टिवली जिससे जुड़ी हुई समस्या है वो वर्ग, यानी किसान वर्ग, उससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं, वो किसान वर्ग एक्टिव है। और इस किसान वर्ग के एक्टिवनेस के कारण एक नए किस्म का डिजिटल एक्टिविस्ट भी पैदा हुआ है। लेकिन एक संकट है, वो संकट यह है कि जब आप वो डिजिटल में शामिल होते हैं और डिजिटल में दाखिल होते हैं तो उसमें उसका एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, उसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। वो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क क्या है? कहने के लिए खुला नेटवर्क है, ओपन नेटवर्क, नैरो माइंड। खुला नेटवर्क, संकीर्ण दिमाग, ये है इसका बेसिक फ्रेमवर्क जिसमें कि इंटरनेट काम करता है। यही वजह है कि इंटरनेट में रह के किसी भी डेमोक्रेटिक आंदोलन के बारे में अचानक एक सेक्टेरियन आइडिया थ्रो कर दिया जाता है और वो कैरी कर लेते हैं लोग। वो शाहीन बाग आंदोलन के बारे में यही हुआ, वो नोटबंदी के बारे में यही हुआ। तो इंटरनेट के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो ये समस्या बार बार, अब जैसे किसान आंदोलन के बारे में हो रहा है, अब वो खालिस्तान से जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसकी, क्योंकि इंटरनेट की आइडियोलॉजिकल जो नेचर है, यानी जिस मीडियम में ये खबरें जाएंगी उस मीडियम की जो प्रकृति है वो प्रकृति अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट करेगी। तो इससे सतर्क रहने की जरूरत है। ये जितना खुला नेटवर्क है उतना खुला दिमाग नहीं है लोगों का। तो अब आप सोचिए यहां से कि ओपन नेटवर्क, नैरो माइंड के पर्सपेक्टिव को कैसे सचेत रूप से चुनौती दी जाए। और इस मामले में मैं किसान आंदोलन जो अभी संचालित कर रहे हैं लोग, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो पिछले 2 महीने से एक भी घटना नहीं घटी और एक भी कोई किसी भी किस्म का ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जिसकी वजह से एक नैरोनेस, एक संकीर्णता या इस आंदोलन की जो
धार है और इसका जो लक्ष्य है उससे विचलन कहीं दिखाई दे। कहीं कोई दुर्घटना नहीं हुई, कहीं कोई मारपीट नहीं हुई, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, कहीं कोई उग्रवादी बयान नहीं दिए गए। पहली बार इतना धाकड़ किसान नेतृत्व सामने आया है जो कि बहुत ही सोबर, बहुत ही सभ्य और बहुत ही सुसंस्कृत भाषा बोलता है। वो भड़काने पर भी भड़कता नहीं है। अब देखिए, जब वो मंत्री से मिलके आते हैं और उनकी 8-8 घंटे की मीटिंग के बाद में जो कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो वो गुस्से में नहीं होते, वो तो आराम से कहते हैं फिर मिलेंगे, आंदोलन चलता रहेगा, हम लोग जब जितना जरूरी होगा मिलेंगे। तो ये एक नई किस्म की चीज है जिसको कि हमें समझना चाहिए कि इंटरनेट और उसके साथ जुड़ा हुआ जो किसान आंदोलन है, उस किसान आंदोलन का ये चैलेंज है कि उसमें कभी भी नैरो माइंड दाखिल हो सकता है। उसकी तरफ से हमें सचेत रहना होगा। एक अन्य चीज जिसकी तरफ से सचेत रहने की जरूरत है वो ये कि इंटरनेट पर जो कम्युनिकेशन है उसका वो एक खास तरह का मिथ मेकिंग भी है। उस मिथ से निकलना चाहिए, मिथों में नहीं पड़ना चाहिए। आपने इंटरनेट पर कोई चीज प्रस्तुत कर दी, इसका मतलब यह नहीं है कि जनता जान गई। जो लोग देखते हैं वही जानेंगे और जरूरी नहीं है वो सुने भी ठीक से। इसलिए किसान आंदोलन की यह चुनौती है कि वह व्यक्ति से व्यक्ति की ओर जो कम्युनिकेशन है, जो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन है किसानों का, उस ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन को और ज्यादा फास्ट किया जाए और तेज किया जाए। इंटरनेट से ज्यादा ताकतवर है व्यक्तिगत परंपरागत कम्युनिकेशन। वह जितना तेज होगा आंदोलन उतना ही मजबूत रहेगा। एक अच्छी बात है ये कि कोई भी घोषणाएं किसान आंदोलन के लोग वो बाया इंटरनेट नहीं करते। वो अपनी मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके फाइनल करते हैं, उसके बाद में वो कोई चीज धीरे 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 कम्युनिकेट करते हैं। इंटरनेट की किसान आंदोलन में सेकेंडरी भूमिका है। ये जो इतने बड़े पैमाने पर जो किसान मोबिलाइज हुआ है और अभी हो रहा है, इसमें इंटरनेट ने मोबिलाइजेशन कम किया है, कम्युनिकेशन ज्यादा किया है। मोबिलाइजेशन हुआ है ट्रेडिशनल तरीके से संगठनों के जरिए। तो किसान आंदोलन की जो ताकत दिखाई दे रही है, उस ताकत को समझने के लिए जरूरी है कि आज भी लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपनी मांगों की रक्षा के लिए संगठन बेहद जरूरी है। और लोकतांत्रिक संगठन तो और भी ज्यादा जरूरी है। ये जो संगठन की क्या जरूरत है, विचारधारा की क्या जरूरत है, दृष्टिकोण की क्या जरूरत है, अब तो सब ठीक है, ये जमाना गया। किसान समझता है इस बात को संगठन की जरूरत है। किसान समझता है कि संगठन के साथ में कमिटमेंट की जरूरत है, उसके चार्टर ऑफ डिमांड को समझने और उसको कैरी आउट करने की जरूरत है। हमें ये आंदोलन की टेक्निक किसानों से सीखनी होगी। और दूसरी चीज ये जो आखिरी कि किसान आंदोलन का जो आज सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये कि जो लोग अभी किसान आंदोलन से सहमत नहीं है उनको कैसे इससे जोड़ा जाए। हम लोग जो सब इंटरनेट पर रहते हैं, फेसबुक वगैरह में लिखते हैं, हम लोगों के लेखन की ये शैली होनी चाहिए, वक्तृता की ये शैली होनी चाहिए कि इसमें दूसरे के लिए जगह हो, हम दूसरे का दिल जीत सकें, उसे विन ओवर करें, उसे हॉस्टाइल न करें। ये हो सकता है कोई व्यक्ति टीएमसी का हो, कोई व्यक्ति कांग्रेस का हो, कोई व्यक्ति सीपीएम का हो, कोई व्यक्ति उसमें दूसरी पार्टी का हो। तो कम से कम अगर हमारी इस कानून को लेकर, इसको हटाए जाने को लेकर, किसानों की मांगों को लेकर अगर वो किसी भी मांग से सहमत है, किसी से सहमत नहीं है, जरूरी नहीं वो सारी मांगों से सहमत हो, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम विन ओवर करें।
क्योंकि आज के जो युवा हैं जो कि इंटरनेट पर हैं, खासतौर पर हिंदी भाषी क्षेत्र में, उन युवाओं का एक बहुत बड़ा तबका वो किसानों की समस्याओं से वाकिफ नहीं है। उसके अंदर कोई किसान चेतना नहीं है। उसके अंदर एकदम ठूस ठूस के मोदी चेतना भरी हुई है। उसका मानना है कि मोदी जो कर रहा है वो सही कर रहा है। इस चेतना को आप आंदोलन का विस्तार करके ही और नीचे जमीनी स्तर पर कैंपेन करके ही आप बदल सकते हैं। आप इंटरनेट से नहीं बदल सकते, क्योंकि इंटरनेट ने एक बंद दिमाग को और ज्यादा बंद किया है। पहले ही हम ऑलरेडी पिछड़े हुए थे, हमारी चेतना ऑलरेडी पिछड़ी हुई थी, लेकिन अभी क्या है, गजट्स के आने के बाद में ये तमाम किस्म के जो स्मार्टफोन और तमाम किस्म के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के आने के बाद में ये जो बंद दिमाग था और ज्यादा नैरो एरिया में चला गया, संकीर्ण दायरे में चला गया। यही वजह है कि अब जो यूथ है वो किसी नीति को लेकर बात नहीं करना चाहता। वो किसी नीति के विश्लेषण और विवेचन के लिए तैयार नहीं है। वो आर्गुमेंट ही नहीं करता पॉलिसी को लेकर। तो ये जो नीति विहीन जो यूथ जो कम्युनिकेट कर रहा है, इस यूथ को सीधे सीधे संबोधित करने की जरूरत है। अब में से बहुत सारे लोग जो है वो कन्विंस हैं कि नहीं, यूथ तो भटका हुआ नहीं है। नहीं, भटकने वाली बात नहीं है। बात यह है कि वो आइडियोलॉजिकली रिएक्शनरी आइडियोलॉजी की ग्रिप में है, और जो रिएक्शनरी आइडियोलॉजी की ग्रिप में है वो कैसे उसके बाहर आएगा, इस पर सोचा जाना चाहिए। एक अन्य चीज और आखिरी चीज ये कह के मैं बातचीत यहीं खत्म करूंगा, वो ये कि ये जो पुराने तरीके की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग थी, पुराने तरीके का जो एक तरह का कमिटमेंट था, वो बदला जाना चाहिए। एक बड़े कमिटमेंट की संभावनाएं हैं, उसको हमें अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाना चाहिए। अभी हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा खतरा है डेमोक्रेसी को बचाने का और लोकतांत्रिक परंपराओं को बचाने का, संविधान को बचाने का। विभिन्न क्षेत्र के लोगों के अधिकारों पर हमले हो रहे हैं कानून बना के। बाकायदा एक संगठित गिरोह है जो कि कानून बनने के साथ ही वो एक्टिव हो जाता है और प्रचार करता है, वो प्रचार में बढ़त ले जाता है। यह स्थिति पहले कभी नहीं थी। सरकारें आई और गई हैं विपक्ष की, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी नीति आई उसके पहले इतना हैवी कैंपेन आया कि आप सस्टेन न कर सकें। तो प्रचार की महत्ता और प्रचार की बारीकियों को समझने की जरूरत है। हमने प्रचार की बारीकियों के ऊपर कभी काम ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने पूरी की पूरी एक टीम विकसित की है, पैसा देके हायर किया है। 30,000 से अधिक यंग लड़के लड़कियां काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं। लाखों व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें कि वो निरंतर मैसेज देते हैं। दर्जनों वेबसाइट हैं जहां पर कि वे अपनी सामग्री को प्रक्षेपित करते हैं। और स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि इंटरनेट, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, कहीं से भी आप फॉल्स या झूठी न्यूज, खबर या हेट न्यूज या घृणा से संबंधित बयान या वक्तव्य, आप इसको हटा नहीं सकते। हां, अगर आपने नरेंद्र मोदी के खिलाफ में अगर कोई चीज लिख दी या आरएसएस के किसी नेता के खिलाफ में कोई ऐसी चीज लिख दी जो कि उनको चुभ गई, तो उस पर आपके ऊपर एफआईआर जरूर होगी। यह आश्चर्यजनक है कि पिछले 6 साल में जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, हेट कैंपेन के लिए कहीं पर भी बीजेपी के साइबर सेल के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में कोई एफआईआर भारत सरकार ने नहीं की। और तो और, कभी हम सोचें, वो इतना हैवी एंटी कम्युनिस्ट कैंपेन पिछले दिनों चलता रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पर।
बेसलेस कैंपेन चलता रहा है। कभी लेफ्ट ने भी इसके खिलाफ में लोगों को शिक्षित करने की, लोगों को घेरने की, काउंटर करने की, एफआईआर करने की जरूरत महसूस नहीं की। तो इंटरनेट की तैयारियां अलग किस्म की हैं, उसके लिए आपको एक बाकायदा सुसंगठित डिजिटल कार्यकर्ता तैयार करने होंगे। जिस तरह से किसान सभा में होल टाइमर होते हैं, मजदूर संगठनों में होल टाइमर होते हैं, राजनीतिक दलों में होल टाइमर होते हैं, उसी तरह से आपको डिजिटल होल टाइमर पैदा करने होंगे। बीजेपी ने किए हैं। 30,000 से अधिक यंग लड़के काम करते हैं, किसी को 20, किसी को 30, किसी को 10,000 रुपए महीने वो देते हैं, किसी को 1 लाख रुपया भी देते हैं। तो आप डिजिटल एक्टिविस्ट पैदा किए बिना आप नरेंद्र मोदी को पछाड़ नहीं सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पॉलिसी सिर्फ ट्रेडिशनल मीडिया में नहीं रहती, वो हमेशा डिजिटल मीडिया में आती है। नरेंद्र मोदी कभी भी ट्रेडिशनल मीडिया में कम्युनिकेट नहीं करता, सिर्फ वो डिजिटल मीडिया में पहले कम्युनिकेट करता है। तो नरेंद्र मोदी का काउंटर कहां तैयार होगा? जमीन पर भी एक्टिविज्म की जरूरत है और डिजिटल में भी एक्टिविज्म की जरूरत है, और वो पार्ट टाइम नहीं, होल टाइम। हम सोचें, हम सर्वे करें। मेरी जहां तक जानकारी है, अभी विभिन्न राजनीतिक दलों को, विपक्ष में जो शामिल दल हैं, उन सबको मिला के बीजेपी की तुलना में मुश्किल से 10% लोग होल टाइमर की तरह काम करते हैं, जिन्हें पेमेंट देते हैं और काम लिखने का काम करते हैं वो। तो आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ में कैंपेन करके, आंदोलन करके आप आगे आएंगे कैसे, जब तक आपके पास लिखने वाले लोग नहीं होंगे, डिजिटल कौशल से युक्त लोग नहीं होंगे। ये काम सेंट्रल कमेटी मेंबर, पॉलिट ब्यूरो मेंबर, जनरल सेक्रेटरी, इनके कम्युनिकेशन के सारे खाली नहीं हो सकता। सेकंड चीज ये कि एक स्पेस, डेमोक्रेटिक स्पेस इंटरनेट पर क्रिएट करने की जरूरत है। वो डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं है। तो खैरियत है कि इस बीच में बड़ी संख्या में पत्रकार बेरोजगार हुए हैं या नौकरी से निकाले गए हैं, तो उन्होंने अपनी अपनी वेबसाइट, अपने यूट्यूब चैनल्स और दूसरी चीजें बनाई हैं। इसके कारण एक स्पेस बना है इंटरनेट पर। लेकिन एक संगठित राजनीतिक प्रयोग जो बीजेपी ने किया है डिजिटल कम्युनिकेशन का, उसका प्रत्युत्तर अभी भी हमारे पास नहीं है। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, खाली इलेक्शन के टाइम पर वो हायर करते हैं लोग प्रोपेगेंडा के लिए, और वो इलेक्शन के टाइम खत्म हो जाता है। तो इस जो एडहोकिज्म है और ये जो उत्सव धर्मी जो आयोजन है कैंपेन का, इससे निकलना चाहिए। बीजेपी के लोग पूरे साल कैंपेन करते हैं, पूरे साल उनके पास में इश्यूज होते हैं। पहले शाम को प्लान किए जाते हैं और सुबह फेंक दिए जाते हैं, और वो लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं। हमारे तो कोई ऐसी योजना है ही नहीं। तो डिजिटल डेमोक्रेसी की ये चुनौती है कि डिजिटल एक्टिविस्ट हों और डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट हों, उनका काम ही सिर्फ डिजिटल पे लिखना हो। और ये काम जब तक आप नहीं करते, नरेंद्र मोदी से साधारण लोग प्रभावित होते रहेंगे। किसान आंदोलन का विस्तार हो, किसान आंदोलन में दूसरे वर्ग जुड़े, इसके लिए जरूरी है कि दूसरे वर्गों के बीच में कम्युनिकेशन की हम अपने अंदर शैली और क्षमता विकसित करें। दूसरे माध्यमों के साथ में हम जुड़कर अपनी शैली और क्षमता विकसित करें। छोटे छोटे ग्रुप्स हों भले ही, लेकिन वो विकसित करें। पंजाब के किसानों ने ये चीज की बड़े बड़े पैमाने पर। उन्होंने बड़े पैमाने पर पंजाबी में साहित्य तैयार करके वितरित किया है लोगों के बीच में, तब पंजाब में लोग शिक्षित हुए।
अभी सरकार का जो रुख सामने आया है उससे एक चीज लगती है कि सरकार इतनी जल्दी मांग मानने वाली नहीं है। ये लड़ाई लंबी चलेगी और हम चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है कि हम सब लोग इसमें यथाशक्ति जिस स्तर पर भी हो सके हम कोऑपरेट करें, बिना किसी पूर्वाग्रह के। तृणमूल कांग्रेस के लोग अगर लड़ना चाहते हैं तो हमें उनका भी स्वागत करना चाहिए, सीपीएम के लोग लड़ना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत करना चाहिए, कांग्रेस के लोग लड़ना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों का जो इसमें किसानों के समर्थन में आंदोलन करना चाहते हैं उनका स्वागत करना चाहिए। बिना एक ब्रॉड फ्रेमवर्क और प्लेटफॉर्म बनाए आप किसानों का दिल नहीं जीत सकते। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।